तो फ्रेंड्स, सब ठीक। आई एम रॉकिंग एंड वाइबिंग एंड दैट्स बिकॉज पूरे भारत में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ आवर सेल्व्स, मास्क पहन रहे हैं और सबको वैक्सीनेट होना है। अगेन वेरी गुड जॉब डन बाय द होल कंट्री एंड द इकोसिस्टम। अब आज बात करेंगे हमारे वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिसेंट कंट्रोवर्सी बिटवीन आयुर्वेद एंड एलोपैथी, और यू कैन से द हेड ऑफ पतंजलि रामदेव जी महाराज और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में जो कंट्रोवर्सी उसके बारे में। मैं उसके लीगलिटीज़ और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग अ कंपेरेटिव स्टडी और कंपेरेटिव अप्रोच टू दिस, बिकॉज हम यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। वेरी गुड, ओके। तो फिर आज की बात कर रहे हैं कि रामदेव जी महाराज ने जो कहा वो सही है या गलत है, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ना फिर मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात को सपोर्ट या एंडोर्स कर रहा हूँ। मैं दोनों के बीच का सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले बात कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन एज इट इज़ कॉमनली रिफर्ड टू। वो इसका स्टार्ट कुछ अराउंड 1800 यानी कि 1820 के आसपास हुआ है, और विद समय टाइम के साथ इसका ग्रोथ होता गया। मेडिकल साइंस में जो भी इम्प्रूवमेंट होते गए, जैसे कि फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में जो भी नए एडवांसमेंट्स हुए, एक्सरे का ईजाद हुआ, जो भी हुआ, उसकी वजह से मेडिकल साइंस बिकेम मोर पावरफुल एंड मोर प्रोमिनेंट, और सोसाइटी में उसको और एक्सेप्टेंस मिलती गई। मोर मेडिकल साइंस हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ थिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी। हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, क्रिटिकल डिसऑर्डर्स, लेकिन उसमें दोनों तरफ की है। वहाँ पे सर्जिकल भी होते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट्स में दवाई का भी उपयोग होता है, जो काफ़ी हद तक सप्रेस किए जाते हैं, जो भी सिम्टम्स हो या फिर ट्रीटमेंट के सोर्स को। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये माना जाता है कि वो कॉज को नहीं ट्रीट करते। अब वहाँ पे पिक्चर में आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद आजकल का बना हुआ कोई मेडिकल साइंस नहीं है। आयुर्वेद हैज़ बीन अराउंड फॉर लास्ट नियरली 3000 ईयर्स। ये उनका रिटन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, यानी कि किसी ने तो ये लिखा होगा कहीं से देख कर या जानकर, यानी कि ये इससे भी पहले का होगा। लेकिन भारत के ऊपर मिडल ईस्टर्न इन्वेजन्स हुए और उसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रॉय होगी, जिसमें से एक तक्षशिला भी थी। वहाँ पे भी बुक्स थी, उन बुक्स को गर्म पानी करने के लिए यूज़ किया गया। इट इज़ अ वेरी सॉरी ट्रूथ बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन इन सब बुक्स में सबसे पुरानी बुक्स में एक नाम आता है महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखी हुई सुश्रुत संहिता। अब सुश्रुत संहिता बहुत ही बड़ी किताब है, बहुत ही डीप किताब है। मैं आपको इसके बारे में एक दो पॉइंट्स बोल सकता हूँ, सब कुछ नहीं डिस्कस कर पाऊँगा इस छोटी सी वीडियो में। सुश्रुत संहिता में इतना डिटेल में दिया गया है सब कुछ कि उसकी वजह से भारत में ही नहीं लेकिन आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनली भी सुश्रुत को बहुत रिनाउंड रिस्पेक्ट मिला है। रिनाउंड सर्जन कहा गया है। ही इज़ रिफर्ड टू एज फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ इवन प्लास्टिक सर्जरी। वाई? क्योंकि सुश्रुत ने नियरली 800 BC में ये लिखा था अपनी किताब में कि आप राइनोप्लास्टी कैसे कर सकते हैं। राइनोप्लास्टी सुन के आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये नाक की सर्जरी है जो हमारे फिल्म स्टार्स बहुत करवाते हैं, नाक छोटी करना, बड़ी करना। इसी तरह कान के डिसफिगरमेंट को वो ठीक करते थे। जले हुए को स्किन ग्राफ्टिंग जो आज भी होता है वो उन्होंने तब करके दिखाया था और उसके बारे में उल्लेख किया था। कैटरेक्ट, मोतीबिंद, उसका भी सर्जरी उन्होंने किया था और उसका उल्लेख है। उन्होंने वाइन का यूज़ लिखा है कि वाइन किस तरह से घाव साफ़ करने में काम आ सकती है और उसको नम भी कर सकती है, यानी कि पेन रिड्यूस कर सकती है। सो दिस इज़ टू गुड फॉर दैट टाइम, यानी कि इट वॉज अ एडवांस साइंस देन। सेकेंड थिंग इज़, सुश्रुत ने सब ये डॉक्यूमेंटेड तो लिखा ही था, उसके साथ साथ उन्होंने केमिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी पूरी बुक में रिसर्च किया हुआ है और वो बहुत ही डीप है। आपको स्टडी करना हो तो डेफिनेटली यू कैन स्टडी और यू कैन गूगल इट ऑन सुश्रुत, गूगल में सब मिलेगा। दूसरी बुक जिसके लिखने वाले थे महर्षि चरक संहिता जिसको बोलते हैं। चरक संहिता इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ आयुर्वेद एंड इट इज़ वेरी डीप। उसके ऊपर आज की डेट में 8 डिविजन्स और स्कूल ऑफ थॉट कहे जाते हैं। सो आई विल नॉट गो टू डीप इनटू दिस टॉपिक, बट मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ। महर्षि चरक ने वात, पित्त और कफ ऐसे 3 तत्व कहे थे ह्यूमन बॉडी में, और बॉडी जिसको वो धातु कहते थे, और इन चारों का मिश्रण होता है तो एक यूनिक कंपोजिशन बनता है दैट वाज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल।
और उनके मुताबिक वही फिजिशियन यानी कि वैद्य अच्छा है जो हर यूनिक इंडिविजुअल के साथ अंडरस्टैंड कर सके उसका प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक अच्छी मेडिसिन दे सके. So that was the concept which was way beyond his time and his philosophy was quite beyond his age or time. सुश्रुत संहिता में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जिसमें केमिकल इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज ऑन ट्रीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस. वेस्टर्न मेडिसिन में भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो लोग बाइल, प्लेगम और विंड का कॉन्सेप्ट देते हैं विच इज़ प्लेगम मीन्स म्यूकस विच इज़ मच सिमिलर टू ईस्टर्न मेडिसिन बट द डिफरेंस और सिमिलरिटीज एंड्स देयर एंड डिफरेंस स्टार्ट्स फ्रॉम दैट ऑन देयर ऑन. इसके अलावा तीसरी किताब भी लिखी गई है. द थर्ड बुक इज़ हृदय अष्टांग विच इज़ क्वाइट डीप एंड आई डोंट नो मच अबाउट इट लेकिन यू कैन डेफिनेटली रिसर्च अबाउट इट ऑन गूगल. ये तीनों किताब फाउंडेशंस कही जाती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की और जो भी आयुर्वेदिक स्टडीज़ होती है उसमें ये मेन कॉन्सेप्ट इन्हीं का रहता है. आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर्स को भी डॉक्टर का ही दर्जा दिया गया है और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑफिसर्स वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही होते हैं यानी कि दे आर क्वाइट एफिशिएंट एंड प्रोफिशिएंट पीपल. मोस्ट ऑफ द टाइम देयर सिलेबस इज 70% सिमिलर टू MBBS. दे डू हैव ह्यूमन एनाटॉमी, उनके यहाँ भी सर्जरीज और कटिंग और सब होता है. ह्यूमन फ्लैश कितना ठीक होता है, लेयरिंग, जो भी मेडिकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है जो एप्लीकेबल है वो करते हैं. ओनली थिंग दे डोंट स्टडी इज़ द फार्मोलॉजी और जो इफ़ेक्ट्स होती है ड्रग्स की ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो उनको स्टडी में नहीं आती है. बट दैट डजेंट पुट देम डाउन. आई एम नॉट पुटिंग एनी वन अबाउ और बिलो एनी वन. मैं यही कह रहा हूँ कि 130 करोड़ का देश है अपना, यहाँ पे 2000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है. तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स साथ मिल के एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा लोगों को एटलीस्ट प्राइमरी या टर्शरी लेवल की मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकती है. ये ज़रूरी है. आज ये मुद्दा नहीं है कि कौन महान है और कौन छोटा है. डेफिनेटली आयुर्वेद को अपने रिस्पेक्ट के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है क्योंकि भारत में ना तो गवर्नमेंट या कोई और इसको सपोर्ट करता है और एलोपैथी हैज़ बीन कल्प्रिट इन दैट डिपार्टमेंट के वो लोग हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन को दे लुक डाउन अपॉन देम. तो ये बात बंद करनी चाहिए. दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए. भारत में कोरोना के टाइम पे 4 लाख केसेस आए तो काफ़ी सारे लोग बच भी गए. तो कैसे बच गए? तो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैव बीन हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग कोरोना. वो लोग इम्यूनिटी बूस्टर्स देते हैं. जो भी काफ़ी सारी दवाइयाँ थी, मेरे यहाँ भी कुछ RSS वाले काढ़े दे गए थे तो मैंने भी वो पिए, काफ़ी बेनिफिट रहा. लेकिन जब हमारे घर में कोरोना आया तो वी वेर रिलक्टेंट टू यूज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन बट माई फादर यूज्ड देम एंड फॉर अ वेरी स्ट्रेंज रीज़न उनको सबसे माइल्ड इफेक्ट हुआ जबकि उनका CT स्कोर हाई था और हमारा CT स्कोर कम होने के बावजूद भी हमारे काफ़ी सीवियर इफेक्ट्स आए बिकॉज वी डोंट यूज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन. सो आई एम नॉट स्टेटिंग एनीथिंग, आई एम स्टेटिंग द ऑब्वियस कि मेरे फादर को इससे बेनिफिट हुआ. किसी को नहीं भी हुआ होगा, ये भी हो सकता है. लेकिन ये तो एलोपैथी में भी हुआ कि कई लोगों ने एलोपैथिक दवाई ली फिर भी वो लोग मर गए और कई लोगों ने एलोपैथिक दवाई ली और वो बच भी गए. जैसे कि समवन इन माई फैमिली गॉट क्योर्ड बिकॉज ऑफ एलोपैथी. सो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन एंड लूज-लूज सिचुएशन फॉर बोथ. द ओनली थिंग वी कैन टेक आउट ऑफ दिस इज़ आयुर्वेद और एलोपैथी को साथ में मिलकर काम करना चाहिए और 130 करोड़ प्लस के लोगों को हेल्प करना चाहिए, ना कि अंदर अंदर लड़ना चाहिए ये तुम ठीक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है एंड दैट इज़ आयुर्वेद ऑलवेज गोज़ फॉर द रूट कॉज एंड एलोपैथी ऑलवेज गोज़ फॉर द सिम्टम्स. ये दोनों का डिफरेंस है लेकिन दैट इज़ नॉट बिग इनफ टू डाइवर्ट और डाइल्यूट एनी थिंग गुड डन बाय बोथ ऑफ देम. मेरी चैनल मैं ग्रो करना चाहता हूँ सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करिए. मैं वीडियोस देता रहता हूँ इसी टॉपिक्स पे या अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर. प्लीज़ हेल्प मी ग्रो. जय हिंद. चाओ. टेक केयर.